आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, मतलब क्लास वाइज इसको मत फ्रेगमेंट करो। जो नॉर्मली लोग होते हैं ना, वो क्लास वाइज फ्रेगमेंट करने लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भैया क्लास वाइज कोई भी टॉपिक को नहीं बांटो, क्योंकि क्लास जो है ना, वो बचपन की क्लास से लेकर के जवानी के क्लास तक कुछ खास चीज़ें होती है, वही पढ़नी होती है, और उसके लिए कुछ अलग चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो कि तुम्हें छठी क्लास में भी तुमने थोड़ा बहुत इसको देखा होगा, 5वीं में भी देखा होगा, 7वीं में भी थोड़ा थोड़ा देखा होगा, 8वीं क्लास में देखा होगा, 9वीं क्लास में इसको फिर से देखोगे, फिर इसके बाद 11th-12th में देखोगे। फिर जब अगर मेडिकल लाइन चुनते हो तो वहाँ पर तुम्हें इसको और डीप में तुम्हें जानना होगा। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि किस क्लास के लिए है, कैसे है, ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर जो है ये हमें जानना है। तो इसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है, और ये कोशिश है मेरी कि क्वेश्चन आंसर खास करके कैसे लिखा जाता है, कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, ये मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि देखो, मैंने जैसे कि बताया है, हर क्लास में मैं माइनर मिस्टेक्स 2% जानबूझ के छोड़ता हूँ, ताकि बच्चे उसको करेक्ट करें। तो मेरी 2% गलती जो अगर निकालता है तो मैं उस बच्चे से बड़ा खुश रहता हूँ। मैक्सिमम बच्चे 2% गलती नहीं निकालते हैं, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये सोते सोते कर रहे हैं। तो सारी चीज़ है, तो 100 में 2, और वो भी बहुत माइनर मिस्टेक, फुल स्टॉप और कॉमा जैसे ही गलती मैं जानबूझ के करता हूँ। बाकी तो दुर्भाग्य से मैंने कई जगह देखा है जो लंबा चौड़ा वो लोग करते रहते हैं गलतियाँ। तो चलो हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो देखो, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर ये है। फिल इन द ब्लैंक से पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। सभी जो जीवित प्राणी हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें एक सेल वाल होता है एकदम कठोर कठोर टाइप का, वो उसको जो है ना करापन और उसको परमानेंट जो है मजबूती प्रदान करता है। अगला है, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द। तो सब न्यूक्लियस के जरिए कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, किसके जरिए? तो न्यूक्लियस के जरिए। लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सेल्स से बने हैं। इसके बाद ये जो है ना सेल वाल, द सेल वाल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। ठीक है। इसके बाद है, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द, किसके जरिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ठीक है। द डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटो-CH, स्पेलिंग बोलो, ONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, पढ़ रखा है तुमने पहले इसको। इसके बाद देखो, डैश इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये कौन होता है? टिश्यू। टिश्यू जो होता है ना, कई सारे सेल से मिलके बना होता है। 9th क्लास में, हाँ, बहुत सारे सेल से मिलके बनाता होता है टिश्यू। ठीक है, लेकिन ये बाद में फिर पूछ लेना, क्योंकि क्लासेस लंबी खींच जाएगी ना, तो बच्चे इसको कम देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ क्लासेस छोटी रखें, और बच्चे फिर बाद में खूब सारे क्वेश्चंस पढ़ें, रिवीजन में एक काम आए। इट वाज रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, रॉबर्ट हुक, उसका अलग कहानी है। ठीक है। हु ऑब्जर्व सेल वाल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये देखो, ये बेसिक है ना, तो ये एक कॉमन सा चीज़ है। इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं उन सबको ये सब चीज़ पता ही रहना चाहिए। चलो ये क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं ठीक से वापस से। तो देखो, इसमें भी हम लोग जो है ना बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर है ना, किसी भी बुक से पढ़ो, सवालों का लेवल यही रहेगा, इसी के आसपास घूमेगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो होता है पैकेजिंग सेंटर। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं ये राइबोसोम्स। फिर डेड सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स कौन से होते हैं? पक्का या जीन्स होते हैं? डेड सेल्स
है ना। डेड सेल्स कौन से होंगे? सर कॉर्क। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग जो है मिला दें। और क्रोमोसोम्स को किससे मिलाएं? क्रोमोसोम को जीन्स से। ठीक है, तो देखो हमने जानबूझ के गलती एक छोड़ी थी, तो उम्मीद है कि तुम लोग को गलतियां दिख गई होगी। खैर जाने दो। डेड सेल्स किससे मिलता है? डेड सेल्स मिलता है कॉर्क से। ठीक है, तो यहीं पे सही कर दिया सब चीज़ों को लोगों ने। ठीक है, तो ये देखो, चाहे तो यहाँ देख लो, ये बहुत काम देगा। मेडिकल की तैयारी करोगे ना और बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर इसी चीज़ को पहले लोग बताएंगे। जो कि होता क्या है ना कि लोग स्कूलिंग ठीक से करके नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे उनको जब टीचर बता रहे होते हैं तो उनको लगता है अरे वाह कमाल की चीज़ बता दी उन्होंने। ठीक है, या ऐसे बेसिक चीज़ें ही बताते हैं वहाँ पर, तो वो अनहोनी नहीं कुछ भी बताते हैं। चलें आगे बढ़ें, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन तो क्या है, इस बता ही देता हूँ मैं इसको, कि बता देता हूँ जो द सेल ऑर्गेनेली विच एक्ट्स एज ए स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नोन एज द वैक्यूल। हेंस एग इज ए सिंगल सेल। तो कोई भी जो अंडा होता है ना वो एक सिंगल सेल होता है। तो सबसे बड़ा अंडा जो होता है ऑस्ट्रिच का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच की, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना वह शुतुरमुर्ग का अंडा। जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मेडिकल में भी पूछ लेना। तो लोग ऐसा नहीं कि एक आध नंबर से सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है। तो वो फाइट में बने रहने के लिए छोटा छोटा जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको चुग लेना चाहिए। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 10वीं तक की पढ़ाई ना घोट के करो एकदम। ये कहीं से नींद में भी जगा के कोई क्वेश्चन पूछे लोग तो बता दो। ये नहीं कि हिस्ट्री छोड़ रहे हैं, हिस्ट्री काहे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी छोड़ रहे हैं, ज्योग्राफी काहे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है ना तुमको मिक्स करके रखेगा। तुम जैसे जानोगे ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में सबसे मैक्सिमम रिसर्च हुए, क्योंकि युद्धबंदी मिल जाते थे बहुत आसानी से। कितना बॉडी टेम्परेचर पे आदमी की डेथ होती है इसको जानने के लिए जर्मन साइंटिस्टों ने यहूदियों को पकड़ा, उसको बर्फ़ पे लिटा लिटा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेथ हो जाएगी, फिर उसको कैसे रिकवर करेंगे, उसी को ज़िंदा कर रहे हैं। तो बुरा रहा, लेकिन मानवता के इतिहास में युद्ध हमेशा ही बुरे होते हैं। लेकिन उस समय के रिसर्च जो है ना बाद में काफ़ी जाने जो है बचाने के काम आई। वो अलग इशू है, हम लोग इसके ऊपर फिर पैर ऊपर ही रख, उधर ही रख, इतना हिला रहा है ना, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ वाइब्रेशन आ रहा है। तो नीचे आराम से बैठो, आराम से। ये 3 घंटा 4 घंटा कॉन्फ्रेंस में आराम से बैठाएंगे तुम्हें। और जब ऑपरेशन करोगे ना कभी डॉक्टर बनने के बाद तो पता चलेगा, फिर देखो कंट्रोल ही नहीं है। चलो बैठो, नीचे रख पैर। 3 से 4 घंटे जो है ना खड़े खड़े एक ही पोजीशन पे तुम्हें वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो कुछ नहीं करना, ये सब करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास बनाते हैं। एक बार जब अभ्यास हो गया ना तब चीज़ें हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि इनडिसिप्लिन की जब आदत लग जाती है ना, फिर देखो इनडिसिप्लिन की जब एक बार आदत हो जाएगी तो फिर वो हमेशा कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो सुने ना, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फाउंड इन एन एग सेल, ह्यूमन लिवर एंड एन एमीबा। सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस। देखो ये क्वेश्चन था। सबसे छोटा होता है सेल, उससे मिलके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गेन, और ऑर्गेन से मिलके बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल बट नॉट इन एन एनिमल सेल। द सेल वॉल और प्लास्टिड्स जो है ना वो सिर्फ उसी में पाए जाते हैं, किसमें? प्लांट्स में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल। देखो द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, लोकेशन एंड फंक्शन। ये देखो कुछ भी हो जाए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और वो चीज़ ये है कि जितना पूछा जाए क्वेश्चन को अगर तरीके से अगर रिप्रेजेंट नहीं किया तो कभी भी, अब देखते हो ना 98%, 99 और 100% नंबर ही बच्चे लेके आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन है, कहे कि अब जो है ना जो आंसर जो होता है कुछ से कुछ लिखते हैं। बिहार बोर्ड में कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ बेसिक क्लियर नहीं रखते, कुछ से कुछ लिखने के लिए कुछ दिया, लिख कुछ रहे हैं तो नहीं आएगा।
पूरा लिखना है, लोकेशन एंड फंक्शन, एकदम स्टैंडर्ड, समझ गए। लिमिटेड चीज़ है यार, बहुत छोटा, थोड़ा तो पढ़ना है और नंबर खूब आते हैं और जीवन भर रहते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। देखो अब ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन, या थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक किया गया है, बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, एग्जाम्पल यूग्लिना एंड अमीबा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एग्जाम्पल्स ह्यूमंस एंड बर्ड्स। देखो एग्जाम्पल छोड़ो उसको, देखो एग्जाम्पल अगर नहीं देंगे ना तो उत्तर अधूरा माना जाएगा, याद रखना। जो क्वेश्चन है उसमें यूनिसेलुलर और सेलुलर और मल्टीसेलुलर का एक तरीके से डिफिनीशन भी पूछा, अगर हमने वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, वो एग्जाम्पल्स नहीं दिया, तो उत्तर क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा, ठीक है। गिव रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग, द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब बताओ ये क्यों इसको बोलते हैं, इसको रीजन देना है इसका। तो एकदम देखो उत्तर एकदम परिष्कृत है, अंग्रेजी भी लिखी हुई एकदम परिष्कृत। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का एक एक जो और पार्ट है ना वो जीवित है, रोम रोम में बसने वाले राम, ठीक है। एक एक रोम रोम जो है ना वो जीवित है, वो अपना फंक्शन खुद प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉडी का एक एक चीज़, ठीक है। देखो उत्तर पे ध्यान देना। प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स, ठीक है। रिजिड मतलब सख्त, कड़ा। आई एम रिजिड मैन, आई एम रिजिड, कोई भी बात पे अकड़ जाना, जिद पकड़ लेना, उसको भी रिजिडिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजिड का मतलब होगा सख्त, नहीं सख्त लौंडे भी होते हैं, नहीं प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स, ठीक है। The cell wall is present in plant cell. Due to this, plant cells are more rigid than animal cells. ठीक है, इसलिए होता है। हम लोग का क्या बॉडी रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, हो भी नहीं सकता है। लेकिन प्लांट का देखो, प्लांट का अगर रिजिड ना हो तो क्या होगा, पलंग तख्ता कुर्सी कुछ ना बनेगा, नहीं पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। फिर कुछ डायग्राम्स वगैरह पे भी चलते हैं। Which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Why it is so called? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया is known as the powerhouse of the cell, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया are the site of cellular respiration. Energy is produced during this process. Due to this, mitochondria are called the powerhouse of the cell. रेस्पायरेशन लिखो ना, ना मत लिखो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे रहने दो, ठीक है, काहे एरोबिक रहने दो ना, ठीक है, क्योंकि कई कौन सा, हाँ रहने दो, एटीपी की भी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी लिखेंगे। देखो तुम क्या चाहते हो कि अंडर मतलब कि 10th के बच्चों को ही पीएचडी करवा दें, नहीं समझे। हाँ देखो होता है ना, तुमको लग रहा है कि हमको इस में ज़्यादा जानता है। समग्र रूप से अगर पूरी जानकारी नहीं रहेगी, ये कुछ 9th के लिए भी छोड़ो, कुछ 10th के लिए भी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि फिर जब अब क्या होता है ना कि पहले 8वीं 9वीं में भी अगर पता चल जाएगा कि हम सब कुछ आ गया तो रिवीजन नहीं होगा, सीखोगे नहीं तो फिर वो ठीक है। नेम द सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting color to the leaves. Chloroplast is responsible for imparting color to fruits. आंसर देखो कैसा है, वाटर cilia and flagella. Write one similarity and one dissimilarity between the two of them. देखो cilia और flagella नहीं जानते हो, cilia and flagella are existence on the cell membrane. These help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than flagella. ये दिखाएंगे इसका ना फोटोग्राफ जो है ना, डायग्राम्स, लेकिन उसके लिए क्लास में बने रहना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ ठीक है एक ही क्लास में आए, वो नहीं, क्लास में हमेशा बने रहो। इफ़ ओनियन पील्स सेल्स एंड चिक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, स्टेट द
टू मेजर डिफरेंट दैट द ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड। ठीक है, तो आंसर देखो, वो द है वो बड़ा होना चाहिए था, टी मैंने छोटा रखा है। द टू मेजर डिफरेंसेस दैट द ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड आर इन ऑनियन पील्स सेल्स आर अरेंज इन रोज। कैसे रोज में होते हैं? सेल वाल इज प्रेजेंट इन चिक सेल में क्या होता है? सेल रेंडमली अरेंज्ड, सेल वाल इज एब्सेंट। दो चीज़ होती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल टिश्यूज एंड ऑर्गेन, स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल। तो देखो सेल क्या हो गया? तो फैट सेल एंड आरबीसी, ये क्या हो गया? सेल हो गया। रेड ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल लगा हुआ है। अब टिश्यू हो गया ब्लड एंड मसल, ब्लड बहुत सारे है ना, हाँ, ब्लड एंड मसल क्या हो गया? टिश्यू हो गया। ऑर्गेन हो गया स्किन एंड ईयर। ये छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है ये सब जानना। तुम लोग अभी छोटे ही हो, ठीक है, उतने बड़े हुए नहीं, लेकिन मन में तो आता ही होगा कि हम तो बड़े हो गए, हमको तो सब आता है, सब कुछ समझ नहीं आता है भैया। थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल करके कुछ देखा नहीं कभी भी। A cells in an organism do not have the same shape. Justify the above statement by drawing at least 3 different cell types found in human beings. 3 different cell types found in human beings are, देखो 3 तरह के हम लोग देखते हैं। ये हो गया लीवर सेल, ये फैट सेल और ये हो गया स्मूथ मसल सेल। ये डायग्राम हो गया। These figures clearly show that liver cell is irregular in shape, fat cell is spherical and muscle cell is spindle shaped. This shows that all cells in an organism do not have the same shape. ठीक है। Where and how are chromosomes forms? State their significance. Chromosomes कहाँ होती है? बहुत ज़्यादा भारी सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियस में, तो सेल देखो, chromosomes are formed in the muscles during cell division. Cell division में वो बनता है वो। When the cell is ready to divide, the chromatin in nucleus condenses to form thicker thread-like chromosomes. Chromosomes are responsible for inheritance of characters from one generation to the next generation. बिल्कुल बिल्कुल, पिता से बच्चों में या माँ से उनके बच्चों में जो गुणसूत्र जाता है ना, बस यही सारा खेल है इसका। ठीक है, हाँ, इसलिए अच्छे घर के लड़की से ही शादी करना, या लड़की का जो है ना शादी अच्छे घर में ही करना, क्योंकि वो नोटोरियस जीन जो होता है ना जहाँ पे, वो बहुत परेशान करेगा। डीएनए प्लस प्रोटीन होता है ना। अब इस यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, कि इसके लिए थोड़ा बाद में आगे का क्लास और आगे का टॉपिक आएगा ना तब पूछोगे। अभी का है नहीं, तो सारे सवाल का जैसे लोग जवाब जान जाएंगे ना, फिर वो आनंद थोड़ा कम होता जाएगा। जो चैप्टर्स आए तो उसके साथ उसको वो करके पढ़ना है। विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम हाईलाइट 3 डिफरेंट बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो इस तरह का डायग्राम बनाओ और लिखो देयर 3 डिफरेंट देयर आर, ये होगा देयर आर, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर। ये जानबूझ के मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या होता है कि बच्चे भी यहाँ पे उतारने के समय 3 ही लिखते हैं। देखो ये रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे क्या लिखते हैं? देयर आर को 3 THREE, यानी जानबूझ के मैंने माइनर मिस्टेक्स कर रखी है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं 2% रखता हूँ, किस लिए? ताकि मुझे पता रहता है कि बच्चे ने जागृत अवस्था में इसको लिखा है या सोते सोते लिखा है। कई सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो एक बार तो देख लिया, पढ़ाई ना समग्र रूप से है। सबसे दुर्भाग्य मुझे लगता है ना जो अपने क्षेत्र का है, अपने एरिया का, कि सारे बच्चे छपाई में एक्सपर्ट हैं। सबका मैथ बना छापते। अरे नहीं, इसको समझो, थोड़ा सा ही तो जोर लगता है दिमाग पे, ज़िंदगी भर के लिए लाइफ बन जाएगी, शानदार। दिमाग अपना लगाते नहीं है लोग, दिमाग का 1% भी यूज़ नहीं करते हैं। बड़ा ख़राब स्थिति है, दिमाग का गलत चीज़ों में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? देखो सेल वाल कि किस में है, कौन से सेल में है, किस में नहीं है, देख लो। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है। देखो सेल वाल होता है किस में? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट कितना होता है? प्लांट सेल में। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। इंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम किस में होता है? दोनों में होता है, ठीक है, प्लांट में भी, इसमें भी। न्यूक्लियस भी दोनों सेल में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होता है और वैक्यूले भी दोनों में होता है। तो ये एक जाने दो, नहीं होता है तभी मत मानो, हमने बोला है कि मानो ही, ठीक है।
थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा और प्यास जगाओ, समय के साथ साथ सब अच्छे से जानो। क्या चाहते हो इसको, दाल भात का कौड़ है कि एकदम उठाए सटासट? जैसे टाइम आएगा, ठीक है ना, तुम्हें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। ज़रूरी है कि उसको देंगे ही देंगे, नहीं देंगे उसको, ठीक है। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, वैक्यूल इज वेरी लार्ज, वैक्यूल आर वेरी स्मॉल, ये फ़र्क होता है, ठीक है। हाँ होगा नहीं, हद करते हो, ठीक है। तो चलो आगे देखो, राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज a network of membrane, it provides channels for transport of materials in a cell. Golgi complex क्या होता है, they are sac like structures stacked one above the other, they are involved in the processing and packaging of materials produced by the cell। उम्मीद है जो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं, डायग्राम वगैरह ऐसे क्लास में देख चुके हो, और इसका नोट्स तो हम लोग को PDF फॉर्मेट में मिल ही जाएगा। न्यूक्लियस क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेल बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। हाँ, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ को अलग अलग छानने की विधि को क्या बोलते हैं, अलग अलग उसमें। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, बेसिक चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक चीज़ क्या है हमें हमेशा मालूम होना चाहिए। चलो हम लोग आगे देखते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, इट इज जनरली लार्ज इन प्लांट सेल्स, इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या होता है, वेस्कल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दे आर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सिंपल है क्या, देखो जितना काम का चीज़ है उतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 5 पेज में जब हमारा काम हो रहा है तो हम काहे 10 पेज लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा फिजूल का लिखने से नंबर कट जाते हैं, ज़्यादा फिजूल लिखोगे तो गलतियाँ भी होगी, गलतियाँ होगी तो एग्जामिनर नंबर निश्चित ही काट लेगा। पूछा जाता है छोटा चीज़ और लिखते हैं इतना चीज़। जैसे एक बहुत, जैसे मैं पहले कॉपी चेक करता था इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो एक DBMS एक चैप्टर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका ना डिफिनेशन एक फिक्स डिफिनेशन है, वही डिफिनेशन ही हमें याद रखना है, और दूसरा डिफिनेशन होता ही नहीं है। जो साइंस की नॉलेज होती है ना, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो बोले नहीं सर ये तो टिक लगाने वाला ये सब, अरे बुड़बक सब कौन सब सिखाता है, यहाँ पर तो माथा ख़राब कर देते हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जो उत्तर होगा वही उत्तर होगा, उसके अलावा हम लोग कुछ और नहीं लिख सकते हैं। तो साइंस में जो होता है और मैथमेटिक्स में, उसमें क्या होती है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता है, तो उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए साइंस और मैथ पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ भी लिखो तो लगभग एग्जामिनर उत्तर दे ही देता है सब्जेक्टिव में। तो इसलिए, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव में अगर जो लिखा हुआ है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री खास करके वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, क्योंकि देखो जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स आएंगे, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत लिबर्टी लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना। द सेल मेम्ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल। व्हेन द सेल मेम्ब्रेन गेट्स डैमेज, it exposes the cell's contents to external environment. This result in a stoppage of all functions of the cell and eventually to cell death। देखो होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल। हाँ, और इसमें ग्लाइकोलिपिड होता है, बाइलियर फॉस्फोलिपिड होता है, वो सब नहीं बताएंगे यहाँ, ठीक है। ये सब लिपिड्स वगैरह की जानकारी आगे, काम की बात ये बताते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये उत्तर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है अगर इसी उत्तर पे ध्यान दो तो, ठीक है ना। क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो, व्हेन द सेल मेम्ब्रेन गेट्स डैमेज्ड, ठीक है, किसी कारण से वो जो है खराब हो गया, इट एक्सपोजेज द सेल्स कंटेंट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली टू सेल डेथ। जो क्या करता है, सारे फंक्शंस का जो है वो बंद कर देता है और सेल को ख़त्म कर देता है।
कैंसर में भी यही होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। ये सारा खेल पैसे का है, टन टनाटन। मैं अगर ये पूरी बात बता दूंगा ना तो यूट्यूब इस वीडियो को बैन कर देगा, नहीं दिखाने देगा किसी को भी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं छुप जाए मामला को। तो इसके बारे में अगर किसी को कैंसर वंसर की प्रॉब्लम हो तो भाई मेरे से मिलना, मेरे पास उसका क्योर है। लेकिन डॉक्टर के पास जांच कराने से पहले मिल लेना, मैं उसका क्योर बता दूंगा, जो मैंने बहुत मुश्किल से और बाहर से सीखी है। और कई सारे कैंसर पेशेंट रहे हैं, सबका नाम वाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आओगे, कोई आए मेरे साथ पास तो मैं बताऊंगा, जिसको मैंने बहुत सहज ही रूप से ठीक कर दिया है और आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन तकिया पे पैर रखा ना, तब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस तकिया को सर पे रखता हूँ, नीच मानव। डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट्स एनिमल्स, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दैट मेक ए सेल, एक्सप्लेन व्हाई नॉन ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल known organism. A cell is the smallest unit of life and therefore cells are often described as the building blocks of life. ये उत्तर को ध्यान देना, कुछ से कुछ मत लिखना है। The different organisms that makes, देखो क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स तुम्हें भी करके लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं कि पूछा कुछ उतना ही लिखा, बात खत्म है। 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को सेपरेट में लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमेशा, हाँ ये हमेशा ध्यान रखना। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से पढ़ के MBBS के कोर्स में चले गए तो क्या हो गया, बाकी सब्जेक्टिव भी लिखना है हमेशा ही। द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट मेक ए सेल आर न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैस्कुलर्स एंड राइबोसोम। लाइसोसोम और राइबोसोम का सिर्फ नाम दिए, इसमें डेफिनेशन सब कुछ अब ये पढ़ लोगे। लाइसोसोम से आत्महत्या हो जाती है उसकी, है ना, बिल्कुल, है ना। हाँ बस 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 तुम्हें पता है, लेकिन चाहते हो कि थोड़ा हो जाए लंबा। All these cell organisms work together to perform different functions of the cell. None of these is capable of independent existence, so they are not called the structural and functional unit of life. ठीक है, नहीं बिल्कुल सेल के अंदर है, इसलिए इसका कोई अलग से फंक्शन वंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो DBMS जो था ना, जब मैं कॉपी चेक करता था तो DBMS जो था वो, जब मेरे पास कॉपी आती थी DBMS की, जब मैं इसको चेक करने के लिए जाता था तो वहाँ पे बच्चे ना कुछ से कुछ लिख करके आते थे, जबकि उसका एक ही सिंपल सा डिफिनेशन हो सकता है उसका, कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड प्रोग्राम्स टू एसेस दोज डेटा। इसके अलावा उल्टा सीधा कुछ भी लिखो वो नहीं होता है, एकदम फिक्स है। लोग उसके अलावा पूरा रामायण लिख देते थे, 4 लाइन, 5 लाइन, 8 लाइन। तो देखो शुरुआत में क्या होता था कि जिसने पहला क्वेश्चन होता था, डिफाइन DBMS या व्हाट इज़ DBMS, राइट अबाउट DBMS, तो ये बनता था ये वाला डिफिनीशन। तो जिसका डिफिनीशन मैं सही देख लेता था तो बाकी सब में क्या होता था कि उसको समझो एज मिल जाता था कि वो जो पक्का पास करेगा और ठीक ठाक नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन जिसने पहला क्वेश्चन वही अटैम्प्ट किया और गलत उसको लिख दिया, तब पूरे कॉपी में मैं उसको चाह के भी नंबर नहीं दे पाता था कि भाई उसको तो सब्जेक्ट का डिफिनीशन ही नहीं पता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ बेसिक चीज़ है वो हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। इतनी बार कि नींद में भी कोई जगह के पूछे तो खट से बता दे उसको, हाँ ये चीज़ होती है। तो ये हमेशा देखो, तो 90% बच्चों के मार्क्स आए, 95 भी आए, 98 भी आया। तो ऐसे नहीं है कि तुक्के में आया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ कि उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं खुद क्रेडिट लेता हूँ, ये वो बाएं दाएं कुछ नहीं है, सीधा सा इशू है। बच्चों को 98% आए, 95 आए, 96 आए, वो ऐसे आए कि उनको जो डिफिनेशंस रटी हुई होनी चाहिए थी वो रटी हुई थी, जितने टुकड़ों में आंसर्स को लिखना था वो लिखा हुआ होना था, सारा चीज़ था। ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 98-95% लाने के बाद उनका जो है ना वो दौर थोड़ा सा ईजी ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। उनको क्या करना है, उनको अब जो है बाकी चीज़ों पे भी, नॉलेज पे भी पूरा काम करना है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन तक का जो सिलेबस है या इंटरमीडिएट तक का सिलेबस है वो समझो कि 20% ही बचा हुआ है, ठीक है। जो एग्ज़ाम तुम लोग का होता है ना, ठीक है ना, तो वो होता है 100% पे तुमको लेके एग्ज़ाम में पूछेंगे 100% पे। लेकिन 10th और 12th जो है ना, 12th का खास करके बात करें, 12th और 10th का भी, ये तुम्हारा जो है ना 20% ही है।
तो बच्चे जो है ना, जो खूब नंबर 20% जो कर लेगा सिलेबस ठीक तरीके से, उसको 99% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन वो लाइफ में सफल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस बात को कितना समझता है वो। मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे 55% के साथ पास हुए और वो खूब रोते रहे, ठीक है, फिर हमारे जैसे गुरु मिले, हमने उनको अच्छा से गुरु ज्ञान दिया, समझाया कि बेटा ये कुछ भी नहीं है, माया मोह भ्रम है, ठीक है, और अपने काम पे लग जाओ। और काम पे लग गए, अच्छी कंपटीशन्स को निकाला, क्लैट निकाला, ICAR निकाला, कुछ ने मेडिकल भी निकाला, ठीक है, वो अलग इश्यूज़ है, और अपने जीवन में आराम से सफलता की राह पे चले। मेरे पास जो कॉलेज में थे, अश्विनी राधा कृष्णन है, अभी फॉरेन में कहीं घूम रहा है, उसके मैट्रिकुलेशन में उसके 99% थे और इंटरमीडिएट में 98% था। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद पता नहीं कौन सा नशा का सेवन करने लगा, वो सीधा नीचे चला गया, बड़े डाउनफॉल हो गया। क्या हुआ? 55-56 पे आ गया वो, ठीक है, और कहानी चेंज कर ली उसने, है ना। एक बच्ची लड़की थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसी के साथ ज़्यादा घुल मिल, सब मेरे फ्रेंड सर्किल में ही है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके बाद, सब ग्रुप में। ऐसे भी इतने लंबे वीडियो वो लोग देखेगा नहीं, इसलिए मैंने बता भी दिया। तो हमेशा क्या है, एक समय का परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है, लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ता है, नहीं तो हमेशा रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। हमें भी रोज़ मेहनत करते रहनी पड़ती है, जबकि हमने इतना मेहनत किया है लाइफ में। मेहनत ही लाइफ है और कुछ भी नहीं है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।